अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शील्ड मदर एंड बेबी हेल्थ प्रोग्राम। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शफक, पीडियाट्रिशियन कंसल्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर शफक, आज आप आई, आपने टाइम निकाला। वेलकम टू द शो। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो है बच्चों के खाने से रिलेटेड, कि बच्चों को बढ़ती हुई उम्र में क्या क्या देना चाहिए, न्यूट्रिशन उनके लिए कौन कौन सी जरूरी है, और खाने से कुछ जो बहुत एलर्जीज हो जाती हैं बच्चों में, वो कौन कौन सी होती हैं, किस तरह अवॉइड कर सकती हैं माएँ। तो इसके बारे में डॉक्टर शफक हमें आज इंफॉर्मेशन देंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर शफक, मेरा पहला सवाल है कि बच्चे को कौन सी उम्र में सॉलिड फूड देना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, WHO की गाइडलाइंस हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चलनी चाहिए 6 मंथ्स की एज तक। 6 मंथ्स तक माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए, ना कोई टॉफी, ना कोई पानी और ना ही कोई ठोस ग़िज़ा। 6 महीने के बाद जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो माँ को इंट्रोड्यूस कराना होता है उसकी फीड के अंदर ठोस ग़िज़ा। अब ठोस ग़िज़ा के अंदर हमारे यहाँ बहुत मिसकॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ बाज़ार में जो आइटम्स मिलते हैं, जो साशे मिलते हैं, जो पैकेट्स मिलते हैं, वो आप यूज़ करें, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ज़्यादा अच्छा है अगर आप घर पे उसकी ठोस ग़िज़ा तैयार करें। जैसे हमारे पास ज़्यादातर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की फैमिलीज आती हैं बच्चे लेकर, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप घर में बना सकती हैं अपने रोज़ाना डेली के रूटीन में, जो आप खाना यूज़ कर रही होती हैं, उसी से बच्चे की ठोस ग़िज़ा बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे रोटी बनाती हैं घर में, रोटी बना लें बच्चे के लिए, उसको बिल्कुल मैश कर लें, उसको चूरी कर लें, चूरी करके उसके अंदर कोई भी शुगर डाल लें या सूप बना के डाल लें या सालन डाल लें, आप जो शोरबा बनाती हैं आप उसका। इसी तरीके से आप घर में चावल बनाती हैं, चावल को थोड़ा सा आप पतला कर लें, खिचड़ी टाइप बना लें, बिल्कुल सेमी सॉलिड बन जाएगा, उसमें थोड़ी मूंग की दाल डाल लें आप। अच्छा, और उसको इनकरेज करना है तो उसके अंदर 1 से 2 चम्मच जो है आप मक्खन के डाल लें या घी के डाल लें, जो आप घर में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप बनाना इस्तेमाल कर सकती हैं। बनाना वो एक आम सा फ्रूट है जो कभी भी महंगा नहीं होता है, जो कि एक आम आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। तो बनाना जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो अगर आप बच्चे को देंगे ठोस ग़िज़ा के अंदर तो उसको यकीनन हेल्पफुल होगा ग्रोथ के लिए। पोटैटो होता है घर में, आलू आप जो है उसको उबाल के, या सालन ही बनाए आपके घर में तो आलू निकाल लें, उसको वॉश करके उसको बिल्कुल मैश कर लें, वो दें बच्चे को। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो आप घर में बना रहे होते हैं, यूजुअली रूटीन चल रही होती है, ज़रूरी नहीं है आप बाहर से उसके लिए बेकरी आइटम्स लें, ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप बाहर से वो पैकेट खरीदें जिसको आपको बनाना पड़े घर में। तो चीज़ें आप घर से ही यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चे की ठोस ग़िज़ा शुरू कराने के लिए। ठोस ग़िज़ा जो है 6 महीने पे जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि 6 महीने के बाद जो बच्चे का वज़न है वो मजमूई तौर पे सिर्फ और सिर्फ ठोस ग़िज़ा पे मुनहसर होता है, इतना ज़्यादा दूध पे मुनहसर नहीं होता। जैसे माएँ सोचती हैं कि कोई बात नहीं, ठोस ग़िज़ा नहीं खा रहा, फीड तो ले रहे हैं, फीड देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, अब बच्चे को जो उसकी न्यूट्रिशन, जो उसकी डिमांड है, वो सिर्फ और सिर्फ दूध पूरी नहीं करेगा, ठोस ग़िज़ा अब आपको शुरू करानी पड़ेगी। और ठोस ग़िज़ा का मतलब ये नहीं है कि अभी आपने कुछ खिलाया और फिर 2 घंटे बाद कुछ और खिला दिया, कोई नया आइटम खिला दिया, फिर नया आइटम, इस तरह से नहीं होता। जो भी आप चीज़ शुरू करा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने घर में खिचड़ी बनाई है बच्चे के लिए, तो आपको कम से कम उसको 3 से 4 दफ़ा खिचड़ी 3 से 4 दिन देनी पड़ेगी, ताकि उसको उसकी आदत हो, उसका जायका डेवलप हो, टेस्ट डेवलप हो उसका। फिर आप नया एक आइटम इंट्रोड्यूस करें ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। टेस्ट डेवलप करने में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आपने अभी खिचड़ी बनाई, खिचड़ी नहीं खा रहा था तो डॉक्टर साहब मैंने अभी जो है केला दे दिया, तो बच्चा ना खिचड़ी खाएगा, ना केला खाएगा, ना कोई और चीज खाएगा, क्योंकि टेस्ट डेवलप होने में बच्चे के टाइम लगता है। तो उसका एक आइटम जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी एक आइटम, खिचड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो, दलिया हो, तो आप उसको कम से कम उस वक्त तक वही आइटम देते रहें जब तक बच्चा यूज टू ना हो जाए वो लेने के लिए। जब बच्चा वो आइटम लेने लगे तो आप सेकंड उसके आइटम ऐड करो।
सही। अच्छा, कुछ आइटम है जो आप 6 मंथ्स पे स्टार्ट करते हैं, कुछ है कि आप 6 मंथ्स पे नहीं करते हैं स्टार्ट। आप सारे जो फूड है वो आप कर सकते हैं स्टार्ट फूड प्रोडक्ट्स एट द एज ऑफ 6 मंथ्स, इंक्लूडिंग गोश्त, इंक्लूडिंग चिकन, इंक्लूडिंग दालें, चावल, गंदम, सब कुछ आप स्टार्ट कर सकते हैं 6 मंथ्स की एज पे। जो आपको नहीं देना है वो है अंडे की सफेदी। अंडे की सफेदी जो है वो मोस्ट कॉमन रीजन है एलर्जी के लिए, जिसके लिए अभी हम बात भी करेंगे। तो आपको अंडे की सफेदी स्टार्ट नहीं करनी होती है 6 मंथ्स पे, वो आपको स्टार्ट करनी होती है 9 मंथ ऑफ एज। तो आपको वेट करना होता है उसके लिए। बाकी सारे आप फूड आइटम्स जो है स्टार्ट कर सकती हैं एट द एज ऑफ 6 मंथ्स। सही। अच्छा, अंडे की सफेदी आपने कहा कि वो मतलब कोई डेंजर पोज करती है बच्चे के लिए, या कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है? देखिए, अंडे की सफेदी है प्रोटीन, बेसिकली प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो मेन कॉज है बच्चों में एलर्जी के लिए। सही। तो आजकल वैसे तो फैमिली हिस्ट्री होती थी पहले बच्चों की, तो वही ज्यादा जो है प्रोन होते थे एलर्जी डेवलप करने के लिए। लेकिन आजकल क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा ऐसा हो गया है, हमारे फूड आइटम्स इतने चेंज हो चुके हैं, हमारी डाइट इतनी चेंज हो चुकी है कि अब हर किसी के अंदर एलर्जी डेवलप करने के लिए कोई वो नहीं है कि रेशियो नहीं है कि कितना परसेंटेज जो है कर सकता है। जरूरी नहीं है फैमिली हिस्ट्री हो, हर कोई प्रोन है एलर्जी डेवलप करने। तो हम ये कहते हैं कि अंडे की जो सफेदी है, जो कि मेनली प्रोटीन है, वो आप जो है 9 मंथ ऑफ एज से स्टार्ट करें तो लेस चांसेस हैं कि बच्चा एलर्जिक हो। सही। अच्छा, जब माएँ जो है सॉलिड फूड स्टार्ट करती हैं तो वो परेशान रहती हैं कि कितने कितने घंटों पे किस मतलब कितनी अमाउंट की ग़िज़ा दी जाए, और बहुत ऐसा चांस होता है कि या तो वो बहुत ज्यादा खिला देती हैं या वो कम खिलाती हैं। तो मुझे ये बताइएगा कितना चांस होता है ओवरफीड करने का, और ये फिर किस तरह पता चलता है कि वो ओवरफीड हो रहा है बच्चा, कि वो इंटरेस्ट लूज कर रहा है और दूध भी नहीं पी रहा? तो आप मुझे इसके बारे में बताइएगा। देखें, ठोस ग़िज़ा के अंदर, वीनिंग के अंदर कभी भी बच्चा ओवरफीड नहीं होता है। ज्यादातर माएँ अंडर फीड ही करा रही होती है। अच्छा। हाँ, जहाँ तक दूध का ताल्लुक है तो दूध में पहले भी बात हो चुकी है इस बारे में कि माएँ कोशिश करती हैं, या तो बहुत ज्यादातर माएँ ओवरफीड कराती हैं। मतलब उनका ये होता है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा वजन पकड़ ले शुरू के 6 महीनों में। तो वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है फीडिंग का, वो उनको मेंटेन करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि उस दौरान बच्चा जो अपनी ग़िज़ा है वो हजम करता है। अगर आप उसको दूसरी ग़िज़ा दे देंगी पहली ग़िज़ा हजम हुए बगैर, तो जाहिर है वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और वो जो है इनडाइजेशन हो जाएगी, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, या हो सकता है कि वो मोशन स्टार्ट कर दे, एब्डोमिनल पेन रहे, कोलिक रहे उसको। अच्छा, जो वीनिंग के बारे में है कि ठोस ग़िज़ा किस तरह से देनी है और कितने कितने ड्यूरेशन पे देनी है, तो आप एक एवरेज स्टार्ट करेंगी कम से कम 2 टाइम्स अ डे, एक जब आप स्टार्ट करेंगे ठोस, तो 2 दफा देने से स्टार्ट करेंगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा यूज्ड टू होने लगेगा तो यू हैव टू इंक्रीज इट अप टू 5 मील्स अ डे। ये सिर्फ और सिर्फ ठोस ग़िज़ा की बात हो रही है। ठीक है, ठोस ग़िज़ा में आप उसको 2 फीड से स्टार्ट करेंगी और इंक्रीज करते करते उसको 5 मील्स पे ले आएंगी बाय द टाइम बच्चा 1 साल का हो रहा है। यानी 1 साल का बच्चा 5 ग़िज़ा लेनी चाहिए ठोस ग़िज़ा पूरे दिन के अंदर। अब आइए ड्यूरेशन में। ड्यूरेशन किस तरह से, तो अक्सर ये होता है कि माओं के ऊपर जाहिर है घर के काम का भी बर्डन होता है, तो माएँ थोड़ा सा हेसिटेट करती हैं कि हम किस तरह से टाइम निकाल के बच्चों की ग़िज़ा बनाएं, उनको खिलाएं। तो जब आप स्टार्ट करती हैं तो आप शुरू में तो आप किसी भी टाइम दे सकती हैं अपने खाने के साथ, जैसे आपने सुबह में नाश्ते के साथ दे दिया या दोपहर में दे दिया, और एक टाइम आपने शाम में दे दिया, किसी भी वक्त जब आप अपना खाना खा रहे हैं। और बीच में आपने फीड कंटिन्यू करनी है। फीड कंटिन्यू करके आपने ये करना है कि जाहिर है अभी आपने ठोस ग़िज़ा शुरू कराई है तो एकदम से तो बच्चा खाने नहीं लगेगा, तो आपने उसकी जो है जब तक ठोस ग़िज़ा की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है, जब तक आप फीड उतनी ही रखेंगी जितनी आप पहले देती रही हैं। जैसे जैसे बच्चा ठोस ग़िज़ा लेता रहे, उसकी मिकदार बढ़ाता रहे, तो आपने फिर फीड कम करनी है। अच्छा, जब वो 5 टाइम्स अ डे पे आ जाए, यानी 5 दफा दिन में ग़िज़ा पे आ जाए, तो मैं माओं को ये सजेस्ट करती हूँ कि मिल्क बिल्कुल कम कर दें। बिल्कुल कम का मतलब ये है कि यूजुअली जब उसको पिलाएं जब वो सो रहा हो। ठीक है, अगर दिन में सो रहा है तो आप दिन में पिलाइए, अगर दिन में नहीं सोता है, रात में सोता है, तो आप रात में सोते टाइम उसको पिलाइए।
यूजुअली 8 से 9 बजे के बाद आप उसको ठोस ग़िज़ा ना दें और उसको अब फीड दें, या तो अपना फीड या टॉप फीड। माओ के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि 6 महीने के बाद बच्चे का वजन दूध से नहीं बढ़ेगा, ठोस ग़िज़ा से बढ़ेगा। ठीक है, दूध अब उसके लिए, जैसे हम आम ज़बान में माओ को समझाने के लिए कहते हैं, दूध अब उसके लिए सिर्फ पानी है और कैल्शियम है। कैल्शियम हड्डियों में जाएगा, पानी पेट भरेगा और फिर यूरिन में वो पास आउट कर देगा, उसके जिस्म पे वो दूध नहीं लगेगा। आपको जो पूरी कंसंट्रेशन रखनी है अपनी उसकी ठोस ग़िज़ा के ऊपर रखनी। शुरू में माएँ अक्सर कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैं पूरी कोशिश करती हूँ खिलाने की, बच्चा खाता ही नहीं है, बच्चा लेता ही नहीं है ठोस ग़िज़ा, मैं कैसे करूँ, दूध ले लेता ही। लेकिन कोई भी चीज जब आप इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं किसी भी बच्चे की फीड के अंदर, लाजमी बात है वो टेस्ट उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, टाइम लगता है। ठीक। अब वो बच्चा थ्रो आउट भी करेगा, स्पिट आउट करेगा, वो बच्चा वॉमिट भी करेगा, लेकिन वो चीज आपने छोड़नी नहीं है। क्या करना है आपने कि अगर बच्चा स्पिट आउट करता है या वॉमिट आउट करता है, यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स एंड देन अगेन गिव द सेम मील, जब तक कि वो लेना ना शुरू कर दे और पूरा पोर्शन ना ले। इनिशियली आप स्टार्ट करें उसको 1/4 बाउल से, 1/4 बाउल बना लें। छोटा बाउल होता है, हर घर में होता है जिसमें आप खीर वगैरह बनाती हैं, उसको 1/4 बाउल से आप स्टार्ट करें और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते हाफ बाउल और 1 बाउल। बाय द टाइम वो 1 ईयर का होता है 1 बाउल लेगा। अच्छा, आ जाती है बात टाइमिंग्स की। जब आप 5 मील्स इन अ डे दें तो टाइम कैसे एडजस्ट करें। टाइमिंग आपने इस तरह से एडजस्ट करनी है, 1 मील आपने देना है नाश्ते में, जब आप ब्रेकफास्ट करती हैं उसमें आपने बना के देना है उसको। उसके बाद 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट के 2 से 2.5 घंटे बाद आप उसको फ्रूट दे दें, कोई भी दे दें, बनाना दे दें, एप्पल दे दें, जो आप चाहें, जो मौसमी फल है जो आपके घर में मौजूद है वो आप उसको दें। ये हो गई 2 मील्स। 3rd मील आपने देना है जब आपका लंच टाइम है, जब आप दोपहर का खाना खा रही होती हैं उस टाइम आप अपने बच्चे को अपने साथ बिठा लें। 4th मील आपको देना है जब आप चाय पी रही होती हैं, शाम में चाय और वो सब चीजें चल रही होती हैं, उस वक्त आप बच्चे को बना दें। ठीक है। 5th मील आपने देना है डिनर टाइम। तो इस तरह से आपने स्प्लिट करना है मील्स की टाइमिंग्स एंड फ्रीक्वेंसी को, ताकि आप भी ओवरबर्डन ना हो और आपको ये ना हो कि मैं क्या करूं, किस तरह से खिलाऊं। तो ये इस तरह से टाइमिंग्स करें। अच्छा, मुझे बताइएगा जो बाजार में पैक्स वगैरह आपने कहा वो पैकेज फूड्स आते हैं, ये माएँ दे देती हैं क्योंकि इजी होता है, तो ये क्या बच्चे को बार बार देना या 6 महीने की उम्र से देना ये खतरनाक साबित हो सकता है अगर माएँ बहुत कम बना रही हैं और ज्यादा जो है पैकेज फूड्स इस्तेमाल कर रही हैं? देखिए, वही बात है कि जो चीज आप अपने हाथ से बना रही हैं, जो होममेड है, उसका कोई नेमो बदल नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उसकी। आपको नहीं, आपको पता है कि यहाँ पे हर चीज जो है 2 नंबर आ रही है बाहर, चाहे वो मिनरल वाटर ही क्यों ना हो। मिनरल वाटर भी जो है अब ये है कि आप उसको बॉईल करके यूज करें। ठीक है, तो सही है। बाय द टाइम अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग वुमेन है या घर में ज्यादा काम है आपका, तो समझ आती है कभी कभी आपने पैकेट्स यूज कर लिए, वो बाहर के जो रेमेडीज मिलते हैं, लेकिन ज्यादा आप ये कोशिश करें कि घर की बनाई हुई चीज दें, क्योंकि उससे एक तो बच्चे जो है टेस्ट डेवलप होगा, प्लस ये बच्चे की आदत बनेगी शुरू से घर का खाना खाने की, आपके साथ खाना खाने की। बाद में आपको ये मसला नहीं होगा कि बच्चा कुछ नहीं खाता है, मैं कुछ भी बना लूं घर में नहीं खाता है। तो ज्यादा कोशिश करें आप घर में होममेड फूड बनाएं और जो आपका खाना है उसी में से कंज्यूम करें। ठीक। अच्छा, आजकल क्योंकि कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, खतरा बच्चों को भी है, तो मुझे बताइएगा कि बच्चों का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए माएँ क्या उनको सॉलिड फूड ऐसा दे सकती हैं, क्या ग़िज़ा दे सकती हैं कि वो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है बेहतर हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आप जो कोरोना फैला हुआ है ना, माओ ने और पेरेंट्स ने मसला ये किया है कि वो वैक्सीन करानी बंद कर दी है बच्चों को। सही। ज्यादातर यही कॉल्स आ रही हैं कि डॉक्टर साहब अभी हम वैक्सीन नहीं कराएंगे, पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि कोरोना है, तो हम नहीं आ सकते हॉस्पिटल वैक्सीन कराने। तो मैं ये एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि एटलीस्ट आप वैक्सीनेशन डिले ना करें। बच्चों की अगर वैसे ही ऑलरेडी इम्यूनिटी जो है कम होती है, तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट अप करना बेहद जरूरी है। दूसरी उनको बीमारियां हो जाएंगी अगर आप वैक्सीन नहीं कराएंगे, तो वैक्सीन तो अपने टाइम पे लाजमी कराएं।
दूसरा ये है कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो कि इम्यूनिटी इंक्रीज करती है। तो बच्चों में जो आप ग़िज़ाएं देंगे उसमें ये है कि आप फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बेस्ट यही है, बेस्ट इसलिए ये है कि फ्रूट्स इजीली बच्चे खा लेते हैं। दूसरा ये कि फ्रूट्स के अंदर हर किस्म के विटामिन होते हैं और सारे विटामिन जो हैं मेनली वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स पे भी फोकस कर दें, मैंने आपको जैसे बताया कि एवरी टाइम डेली आप जो मील्स दे रही हैं उसमें एक फ्रूट लाजमी रखें शुरू से बच्चे के लिए। तो वो इसीलिए है कि उसमें सारे मल्टीविटामिन होते हैं, वो इम्यूनिटी बूस्ट अप करेगा बच्चे। दूसरा ये है कि आप पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कराएं। पानी का ये होता है कि माएँ कहती है कि बच्चा तो बहुत ज्यादा पानी पीता है, जो विच इज टोटली रॉन्ग, मिसकॉन्सेप्शन होता है माओं को, क्योंकि बच्चे यूजुअली एक एक सिप लेके पानी छोड़ते रहते हैं। तो माएँ समझती है बच्चा तो बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है पानी। ऐसा नहीं है, आप उसकी अलग से बॉटल बनाएं, पानी बॉयल दें बच्चे को हमेशा। मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ कि आप मिनरल वाटर भी बॉयल करें। तो आप बॉयल पानी दें और इस तरह से दें कि आप उसकी बॉटल बनाएं 1 लीटर वाली या 1.5 लीटर वाली, और पूरे दिन में आप देखें कि वो पानी कितना पी रहा है। ठीक है, तो पानी का इंटेक अच्छा करें और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा कराएं तो उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बूस्ट अप हो जाएगी। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि नमक कब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे के खाने में? नमक आप बिल्कुल कर सकते हैं इंट्रोड्यूस, 6 मंथ्स पे कर सकते हैं आप इंट्रोड्यूस, उसका कोई वो नहीं है मसला। शुगर कहते हैं एडेड शुगर के आप ना यूज करें, एडेड शुगर आप जितना डिले हो सके उतना अच्छा है। उसका भी रीजन है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या मसला है, क्यों नहीं कर सकते शुगर। तो आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली, मतलब थोड़ी सी मिकदार हो तो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है बच्चे के लिए। नहीं, नॉर्मल आप जो आप खाने में अपने यूज करते हैं सॉल्ट, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा सॉल्ट। हाँ, एक्स्ट्रा ऊपर से नहीं डालें तो वो जाहिर है मसले करेगा, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सही। अच्छा, जैसे आपने एडेड शुगर की बात की, तो 1 साल में या 6 महीने से 8 महीने में भी बच्चे जो है जूस, थोड़ा सा बिस्किट, कैंडी वगैरह खाने लगते हैं, और मैं देती हूँ क्योंकि वो एंजॉय करते हैं। दिन में 2 से 3 दफा भी दे सकती है, कभी रो रहे हैं तो दे दिया, टीवी देखते वक्त दे दिया। तो इससे मुझे बताएं कितना खतरनाक है ये, इससे आगे क्या बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है और इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए? देखिए, हम लोग जो है ना अपनी जिंदगी में आसानियां ढूंढते हैं बहुत ज्यादा, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो। बिल्कुल, हम अपनी जिंदगी में आसानी ढूंढते हैं। हम समझते हैं कि अभी बच्चा नहीं खा रहा है, टाइम नहीं है, हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, टाइम नहीं, अब बच्चा नहीं खा रहा है तो जाहिर है आपको टाइम देना पड़ता है बच्चे को, हाफ एन आवर 40 मिनट्स एटलीस्ट, कि बच्चा अपना पूरा मील कंप्लीट करे। बिल्कुल। होता क्या है कि माएँ समझती हैं कि जो बाजार में जूसेस मिल रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, कैलोरीज हैं, ये बच्चे को अगर मील की जगह रिप्लेसमेंट दे देंगे तो वो पूरा हो जाएगा उसका मील, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जो बाजार में पैक जूसेस मिल रहे हैं दैट इज नन अदर देन आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड शुगर। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और शुगर होता है। वो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए है और फर्दर उसको मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। जैसे कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के अंदर, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बच्चों में प्रॉब्लम क्रिएट, जैसे अगर आप जूसेस दें बच्चों को तो उनको ऑस्मोटिक डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को अवॉइड करें, ये बहुत हैवी चीज होती है बच्चों के लिए टू एब्जॉर्ब इट। तो इनमें एक्स्ट्रा शुगर होती हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स तो वैसे भी हमारे लिए भी अच्छे नहीं हैं, जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो अगर वो बच्चे को देंगे हम और फूड कलर्स देंगे हम, तो आप सोचें वो केमिकल सारा बच्चे के जिस्म में जा रहा है, वो उसको कितना डैमेज कर सकता है। तो एटलीस्ट ये चीजें आप उसकी हैबिट ना बनाएं शुरू से। स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स भी, माँ कोल्ड ड्रिंक्स भी दे देती है खुशी खुशी में, जो जोश में कि बच्चे ने पेप्सी पी ली, एक घूंट पी लिया, फिर उसकी आदत वहीं से बन जाती है। जब आप उसको हंसी मजाक में दे रहे होते हैं, उसको इंकरेज कर रहे होते हैं, तो उसकी आदत बन जाएगी, क्योंकि टेस्ट तो डेवलप हो ही रहा है ना, कि बच्चे को पता चल रहा है कि आप भी कंज्यूम कर रहे हैं वो चीज, तो बच्चा भी डेफिनेटली ऑटोमेटिकली मांगेगा आपसे। तो ये चीजें अवॉइड करें, दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। अच्छा, जो बहुत ज्यादा शुगर पे जो है बच्चे रह रहे होते हैं, सारा वक्त जूस पी, तो उससे आपको लगता है खतरा होता है कोई बिहेवियर में जो है
इस तरह मतलब बहुत ज्यादा या तो गुस्सा हो जाएं या बहुत हाइपर हो जाएं, आपको क्या लगता है? देखिए हर किसी का जो डाइटरी पोर्शन होता है ना वो अलग होता है। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो पोर्शन है वो अलग है हर एज के लिए। अब हमारे पास मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बच्चों के अंदर मेन जो पोर्शन होता है डाइट के अंदर वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, विच इज 40 to 65%। जो आप मील्स कंज्यूम करा रहे हैं उसको, उसमें 40 to 65% कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज में होता है? पोटैटो हो गए आपके, जो आलू है, आपके राइस हो गए, चावल, ठीक है, आपकी रोटियां हो गई जो आप गंदम यूज करवाती हैं, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। सेकंड पोर्शन जो आता है वो आता है फैट का। बच्चों फैट आपने करवाना है उसको 20 to 35% कंज्यूम इन अ डे, ठीक है। जो मील्स हैं उसका पोर्शन होना चाहिए 20 to 35%। फैट किस में आ जाता है? फैट आ जाता है उसका मिल्क के अंदर, या आप जो शुगर दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और आप ये जिस तरह जितनी भी शुगर आइटम्स दे रहे हैं आप, ठीक है, और थोड़ा बहुत आ जाता है इससे फूड से आ जाता है, ठीक है, और ये जो आप मीट वगैरह कंज्यूम करा रहे होते हैं गोश्त, उसमें से, ठीक है। फिर आखिरी आता है पोर्शन प्रोटीन का। प्रोटीन जो है बच्चे के लिए 10 to 20% उसका पोर्शन होना चाहिए मीट्स के अंदर, ठीक है। अब देख रही हैं आप प्रोटीन्स क्यों कम है बच्चों में, जबकि प्रोटीन ज्यादा होने चाहिए। प्रोटीन इसलिए कम है क्योंकि मेन जो है एलर्जीज जो करवाते हैं वो प्रोटीन्स ही कराते हैं। तो कुछ डाइट्स हैं जो कि हम लेट स्टार्ट करते हैं, तो प्रोटीन्स का जो पोर्शन है वो हमने ऑलरेडी कम रखा हुआ है 10 to 20%, ठीक है। अब होता क्या है, जो आप जूसेस कंज्यूम करा रहे होते हैं उसमें मेनली शुगर होता है। शुगर हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ फैट, ठीक है। या आप मिल्क जो माएँ आफ्टर 6 months जो है वीनिंग स्टार्ट करने के बजाय मिल्क दे रही होती हैं, उनमें भी मिल्क में भी मेन जो आपका वो होता है पोर्शन वो फैट्स का हो गया। अब बजाहिर तो आपको बच्चा मोटा लग रहा होता है कि वो चबी है, कहते हैं ना कि गाल अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्यूट सा लग रहा है बच्चा, मून फेस टाइप का है, वो चबीनेस है सिर्फ और सिर्फ फैट है। अंदर से जो कहते हैं ना आम लफ्ज में बच्चा खोखला है, उसकी बॉडी बिल्ड नहीं हो रही है, ठीक है। ये फैट कहीं ना कहीं जब कंज्यूम होगा, जब बच्चा वॉक करना शुरू करेगा, रनिंग स्टार्ट करेगा, ये फैट जैसे ही कंज्यूम होगा बच्चा थिन और लीन लगना शुरू हो जाएगा। यूजुअली माँ कहती है 1 साल तक हमारा बच्चा बहुत अच्छा था, मोटा था, और डॉक्टर साहब अब देखें अब तो ये बिल्कुल सूख गया। वजह यही है, आप वीनिंग स्टार्ट नहीं करती हैं, आप एम्फेसाइज करी होती है मिल्क के अंदर, वो चबीनेस जो फैट की वजह से आ रही होती है, वो आपको लग रहा होता है कि बहुत अच्छा वेट गेन हो रहा है। और जब बाद में जब वो फैट कंज्यूम होना शुरू होता है, व्हेन बेबी स्टार्ट्स वॉकिंग एंड रनिंग एंड एवरीथिंग, जो करना फिजिकल एक्टिविटी, तो आपको बच्चा लीन लगना शुरू हो जाता है। तो ये चीजों का बहुत ख्याल रखिए। जो पोर्शन ऑफ मील्स हैं वो ख्याल रखिए, कितना आप ज्यादा दे रही हैं कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा मेन आपका होना चाहिए। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आयरन बच्चों को देना कितना जरूरी है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसमें आयरन है, और कितनी मिकदार में देना चाहिए, ये ना हो कि बहुत ज्यादा दे दिया, इसके बारे में वेरी एक्सीलेंट। देखिए आयरन जो है मैं ये करती हूँ कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है ना, जब उसको आयरन जा रहा होता है माँ के दूध, ब्रेस्ट फीड के अंदर आयरन होता है। अल्लाह पाक ने माँ के दूध में शिफा भी रखी है, और माँ का दूध हाइपो एलर्जिक है, लीस्ट चांसेस है कि उससे एलर्जी हो, और माँ के दूध के अंदर मुकम्मल ग़िज़ाइयत, ठीक है। तो माँ के दूध के अंदर जो है सारी चीजें जा रही होती हैं। अब ये है कि माएँ जो दूध पिला रही होती हैं उनको चाहिए कि वो एक्स्ट्रा मील्स कंज्यूम किया करें, एक्स्ट्रा डाइट रखा करें। तो मतलब ये नहीं है कि आप फैट लेना शुरू कर दें, आप ज्यादा से ज्यादा ये कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू कर दें कि आप अपना वेट ही गेन करना शुरू कर दें। आपको प्रॉपर मील्स लेने, मतलब फ्रूट्स का कंजम्पशन ज्यादा करना है, आपने मीट लेना है, मीट में चिकन नहीं रेड मीट लेना है, स्पेशली रेड मीट के अंदर आयरन होता है, ताकि आपके दूध से बच्चे को जो ग़िज़ाइयत मिल रही है पूरी तरीके से। अब आए 6 months पे, जब बच्चा 6 months पे आ जाता है तो आप उसी के डाइट के अंदर आयरन ऐड कर सकते हैं। किस तरह से करना है? पहले तो आप उसको आदत डालना शुरू करें, जब वो लेना शुरू कर दें मील्स की, तो आप उसमें गोश्त स्टार्ट कर सकते हैं। गोश्त इवन आप 6 months से भी स्टार्ट कर सकती हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है किसी भी किस्म के। मैश करके देना हो तो सही रहेगा। आप बॉईल करें,
चिकन, देखिए चिकन मैं इसलिए मना करती हूँ कि चिकन आजकल आपको पता है फार्मिंग चिकन जो आ रही है वो स्टीरॉइड्स की वजह से जो है बहुत ज्यादा इशू हुआ है, तो मैं चिकन मना करती हूँ। ज्यादातर मैं कहती हूँ आप रेड मीट यूज करें। कीमा ले लें, कीमा बॉईल करें, उसको मैश करें और उसको उसके दलिए में या खिचड़ी में मिला दें। चिकन अगर आप यूज कर रही हैं कि बजीद है मुझे चिकन यूज है, चिकन यूज करें, आप उसको बॉईल करें, उसको मैश करें, अगर मैश करके भी नहीं ले रहा उसको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके उसके मील के अंदर ऐड कर दें। इसी तरीके से आप कलेजी इस्तेमाल कर सकती हैं। कलेजी जो है, जो लिवर होता है वो मैक्सिमम जो है उसके अंदर आयरन होता है, मेन सोर्स है वो आयरन, तो उसको भी आप मैश करके बॉईल करें और उसको जो है मैश करके डाल दें आप उसके मीट के अंदर। तो मीट आप किसी भी एज से शुरू करा सकती हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप उसको 8 मंथ पे स्टार्ट करें, 9 मंथ पे या 7 मंथ पे, 6 मंथ्स पे भी आप उसको मीट स्टार्ट कर सकती हैं, जो कि रिच है आयरन के। प्लस ये कि जो आप डेली उसको फ्रूट दे रही हैं, फ्रूट्स के अंदर भी आयरन होता है, कुछ फ्रूट्स हैं जो कि रिच होते हैं आयरन के अंदर, लाइक बनाना के अंदर भी आयरन है, एप्पल हो गया, एप्पल में काफी आयरन है, पीच है, आड़ू। फिर आप उसको खजूर दे सकती हैं, सिंपल खजूर तो हर घर में आजकल मौजूद है, तो आप खजूर दे दें दिन में 2 दफा या 3 दफा, तो वो भी आयरन में रिच होता है। सही। अच्छा मुझे बताइएगा कि बड़ी आदत है यहाँ पर लोगों को कि वो जो है शहद चखाते हैं बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे को, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल फायदेमंद है, इससे कोई जो है मसला नहीं होता, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये क्या ये सेफ है? देखें नवीन, ये फिर एक सेंसिटिव एक टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो है बड़े बूढ़े इन्वॉल्व होते हैं और ये गुट्टी कहलाता है। गुट्टी देना बच्चे को वो मैंडेटरी समझते हैं, और ये कॉन्सेप्ट है बड़े बूढ़ों का कि जो गुट्टी देता है ये शहद चटाता है तो बच्चा उसी की सोबत पकड़ता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो आप मना नहीं कर सकते उनको, और उनसे आप जाहिर है उनको बुरा लगता है जो बड़े बूढ़े होते हैं, तो आप फोर्स नहीं कर सकते, प्रेशराइज। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि क्यों शहद देने से शहद हार्मफुल क्यों है। शहद हार्मफुल इसलिए है कि यूजुअली हम यूज कर रहे होते हैं अनरिफाइंड हनी। अनरिफाइंड हनी जो होता है उसमें बॉटलिज्म के चांसेस, एक जो है बैक्टीरिया होता है बॉटलिज्म, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटलिज्म, वो जो है बीज के स्टिंग में होता है। जब ये शहद की मक्खियां ये रस निकाल रही होती हैं फूलों से और फलों से, और वो जाके उसको अपने छत्तों में जमा करी, क्योंकि इनके स्टिंग में होता है, इनके डंक में होता है, वो जो है उसको कंटामिनेट करती है शहद। अगर आपने वो चीज अगर बच्चे को लाके दे दी अनरिफाइंड हनी, उसको चटा दिया, तो उसकी वजह से वो सारे जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया वो उसके अंदर चला गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अब हम थोड़ा बात करेंगे एलर्जीज पे जो बच्चों को बहुत अमूमन होती रहती हैं खाने की वजह से, तो कौन कौन सी जो एलर्जीज हैं बहुत कॉमन है, और ये बताइएगा कुछ बच्चों को जो दूध से एलर्जी हो जाती है और माएँ बहुत परेशान होती हैं, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव जो है माएँ यूज करें? देखिए एलर्जी जो है ना ये बहुत लंबा टॉपिक है। एलर्जी जो है आजकल हमारे इसमें पॉपुलेशन में कॉमन भी हो गई है। क्यों हो गई है? मैंने आपको बताया कि हमारी डाइटरी हैबिट चेंज हो गई है, और बच्चे की जो नशोनुमा होती है वो माँ के पेट से शुरू होता है। जब प्रेगनेंसी में ही आप अच्छी हेल्दी डाइट कंज्यूम नहीं करेंगी तो वहीं से वो प्रोन हो जाता है टू डेवलप एलर्जी। प्लस ये कि अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, स्ट्रांगली पॉजिटिव होती है एलर्जीज के लिए, तो उन बच्चों में हाई चांसेस होते हैं एलर्जी डेवलप करने। अब आइए एलर्जी है क्या चीज? एलर्जी कुछ भी नहीं है, आपके इम्यून सिस्टम का ये हाइपर रिस्पॉन्स है। आपका इम्यून सिस्टम कुछ चीजों के लिए अपनी हाइपर एक्टिविटी शो करता है, इसको हम एलर्जी कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। अब वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी, यू नेवर नो। हर इंडिविजुअल की अलग एक क्या कहते हैं कंडीशन होती है, अलग पेटेंसी होती है टू डेवलप एलर्जी टू अ पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि हमारे पास लिस्ट में मौजूद हैं, जो कि मेन कॉजेज हैं एलर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आप किसी भी बच्चे के अंदर। वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे कि आपने मिल्क का बोला, मदर मिल्क इज वेरी सेफ। मैंने पहले भी बताया कि इट्स
हाइपो एलर्जी, लीस्ट चांसेस हैं कि मदर मिल्क से किसी बच्चे को एलर्जी हो। आज तक बहुत कम सुनने में आया कि मदर मिल्क से किसी चीज को एलर्जी। एलर्जी का के अंदर आप ट्रीटमेंट में मदर मिल्क दे सकते हैं, लेकिन मदर मिल्क कैन नॉट प्रोड्यूस एलर्जी एट ऑल। अब बात शुरू होती है कि कौन से दूध से एलर्जी होती है। बच्चों को जो आप स्टार्ट करते हैं ना ये काउ मिल्क देना, दिस इज द मेन प्रॉब्लम जो आपके बच्चों में काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी करा। काउ मिल्क जो है वो रिच है प्रोटीन के अंदर। अगेन मैंने बताया आपको कि प्रोटीन जो है मेन कॉज है एलर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी के अंदर। जब आप काउ मिल्क देते हैं तो उससे बच्चे के अंदर एलर्जी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। प्लस जिनमें फैमिली हिस्ट्री आ जाती है तो वो एक और एडिंग फैक्टर आ जाता है कि फैमिली हिस्ट्री भी थी एलर्जी की तो उनका एलर्जी। अब वो क्या होगा, अब ये होगा कि वो डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, उनको डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, फिर ब्लड आना शुरू हो जाएगा स्टूल के अंदर, बच्चा वीक होता जाएगा, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, मेंटल डेवलपमेंट रुक जाएगी। ठीक है, तो 1 ईयर से पहले आप काउ मिल्क और ये जो बुफेलो मिल्क है ये ना दें तो ज्यादा बेहतर है, ड्यू टू कैसीन जो कि प्रोटीन है उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है। अब दूसरे आ जाएंगे फूड आइटम्स कौन कौन से होते हैं जो कि एलर्जी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको लिस्ट बता सकती हूँ वो जो कि हमारे रिसर्चेस के अंदर जो कि आए हुए हैं फूड आइटम्स के जो कि कर सकते हैं। लेकिन बार बार बताऊंगी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही फूड आइटम्स कर सकते हैं एलर्जी। देयर आर सो मेनी अदर फूड आइटम्स, हर बच्चा अपना अलग बिहेव करता है। तो आप जो है जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करने लगे बच्चे के फीड में तो उसको स्मॉल अमाउंट से शुरू करें, देखने के लिए कि ये बच्चे का रिस्पॉन्स क्या आता है बॉडी के साथ। अब फूड आइटम्स कौन कौन से, मछली में फूड आइटम्स में आ जाता है फिश, सी फूड्स आ जाते हैं। सी फूड्स में कुछ भी जैसे फिश हो गया, प्रॉन्स हो गए, सारी चीजें हो गई। फिश के अंदर वही अगेन हाई प्रोटीन होता है, प्लस एग्स आ गए आपके, बिल्कुल भी बच्चे को आप अवॉइड करें। ठीक है, आप अवॉइड करें, या अगर आपको नहीं पता है, यू आर नॉट श्योर कि आपका बच्चा फिश एलर्जिक है कि नहीं है, तो आप उसको कम खुराक से स्टार्ट करें, कम डोज दें, यानी थोड़ा सा देखे अगर बच्चा टॉलरेट कर लेता है ओके वेल इनफ, आप नेक्स्ट टाइम उसको दे दें। फिर एग हो गया, एग के अंदर मेन जो आपका एग वाइट है, सफेदी अंडे की, वो आपकी जो है मेन कॉज है एलर्जी के लिए। प्लस फिर सर्टेन बीन्स हैं, फलियां हैं, जैसे ये आप यूज करते हैं, दालें हैं, पल्सेस, इसके अंदर भी प्रोटीन होता है। अच्छा, स्वाई आप यूज करते हैं। प्लस कुछ बच्चों में गंदुम, जौ वगैरह से एलर्जी होती है। अच्छा, तो इन चीजों का जरा ख्याल रखिए। रोटी नहीं दे सकते आप? नहीं, वो रोटी तो दे सकते हैं आप, वो एक अलग एंटिटी है जिसे सीलियक कहते हैं। अच्छा। ठीक है, वो अलग एंटिटी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है, और इसमें आपको पता जब ही चलता है जब आप गंदुम इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चे के फीड के अंदर, और उससे एक एब्रप्ट रिस्पॉन्स आता है। तो गंदुम भी जब आप देने लगे तो स्मॉल अमाउंट में, और 6 मंथ से पहले स्टार्ट ना करें। ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें हैं, केमिकल्स हैं और फ्रेगनेंसीज हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है। लाइक आप बच्चे के ऊपर जो है हर तरह के सोप्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो फ्रेगनेंट होते हैं और केमिकल्स यूज होते हैं उनके अंदर, तो आप खुशबू के लिए किसी किस्म का भी साबुन, हर तरह का साबुन इस्तेमाल ना करें। फिर ये कि आप बच्चे के जो कपड़े वॉश कर रहे होते हैं वो डिटर्जेंट जो है माइल्ड होने चाहिए, बिल्कुल उनमें केमिकल्स नहीं होने चाहिए, माइल्ड केमिकल्स होने चाहिए। थर्ड इज कि आप जो फ्रेगनेंस यूज करती हैं, ठीक है, खुशबू यूज कर रही होती हैं बहुत ज्यादा, परफ्यूम्स का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं, वो ना करें परफ्यूम से इस्तेमाल। ठीक है, परफ्यूम से जो है मेन रीजन है कि वो बच्चों को एलर्जी होती है। फिर आ जाइए आप लोग, आजकल हर घर में मच्छर का मसला चल रहा है, तो कॉइल्स यूज करते हैं लोग मच्छर के लिए, तो कॉइल्स में से फ्यूम्स निकलते हैं, वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, इन चीजों से थोड़ा आप अवॉइड करें। पॉलेंस का मसला जो है ना हमारे यहाँ नहीं है, अल्लाह का शुक्र, हमारे कराची में नहीं, तो हमारे यहाँ तो दरख्त ही नहीं है, तो पॉलेंस का मसला हमारे कराची में नहीं है। लेकिन हाँ, इस्लामाबाद साइड पे और नॉर्दर्न एरियाज में ज्यादा आता है पॉलेंस का मसला। सो पॉलेंस यस इज अनदर कॉज ऑफ एलर्जी। अच्छा, मुझे बताएं, जो एलर्जीज आपने बताया, डायरिया हो जाता है, ब्लड आने लगता है स्टूल में, इसको किस तरह ट्रीट किया जाए? देखिए, 3 किस्म की एलर्जीज होती हैं, यानी 3 किस्म की हम कैटेगरीज बनाते हैं। एक होती है सांस की, एक होती है मैदे की, और तीसरी होती है आपकी जिल्द की। ठीक है, सांस की जो एलर्जी है उसमें हम कहते हैं एजमा मेनली, दमा। जो आपकी स्किन की एलर्जी होती है उसमें अभी हम बात करेंगे, एक्जिमा आ जाता है, अर्टिकेरियाज आ जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरी एलर्जी होती है आपकी मैदे की,
वो फूड आइटम्स से होती है मेनली, कि आपने जो फूड कंज्यूम किया है, जिसमें आप बता रही हैं कि अभी मैंने बताया ब्लडी डायरिया हो जाता है, मोशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, गैसेस होती हैं, कोलिक होता है। अब जो सांस की एलर्जी है, हर बच्चे के अंदर डिफरेंट एलर्जीज होती हैं, हर बच्चा डिफरेंट एलर्जीज से प्रोन होता है। जरूरी नहीं है किसी को सांस की एलर्जी है तो उसको स्किन एलर्जी नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक एलर्जी होना हर मरीज के अंदर जरूरी नहीं है, हो सकती है तीनों एलर्जीज भी एक ही मरीज के अंदर। सही। तो जिनको सांस की एलर्जी है उसके सिम्टम्स अलग होंगे, उसको कफ होगी, स्पेशली नाइट कफ ज्यादा होगी, खांसी, ठीक है। उसको सिंपल नजला जुकाम भी रह सकता है, कि हर वक्त नजला जुकाम रहता है, नेजल कंजेशन रहता है, ठीक है, सर में दर्द रहता है, साइनोसाइटिस होता है, बड़ा बच्चा है तो। अच्छा, फिर जब अगर सीवियर हो रही है तो सफोकेशन होना शुरू हो गया, चेस्ट टाइटनेस हो गया, सीने में दर्द हो रहा है, ठीक है, और बच्चा नीला पड़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हो गई सांस की एलर्जी के अंदर जो अलामात होती हैं। फिर आ जाइए आपकी स्किन एलर्जी में। स्किन एलर्जी में आपको आएंगी कि आपको रेडनेस होनी शुरू हो जाएगी, अनयूजुअल रेडनेस, कि एकदम से फ्लशिंग होनी शुरू हो गई आपको। प्लस ये कि थोड़े से आपको रेज्ड जो हैं मैक्यूल्स और पैप्यूल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या होते हैं ये, जो सिंपल उर्दू में बोलते हैं गदौड़े टाइप के, ठीक है, आपको पूरे बॉडी में फील होना शुरू हो जाएंगे, या किसी पर्टिकुलर एरिया में, और आहिस्ते आहिस्ते स्प्रेड हो रहे हैं पूरी बॉडी में, ठीक। फिर वो क्या होता है कि रिंग्स लाइक बन जाते हैं, रेस मार्जिन हो जाती हैं उनकी, रेडनेस हो जाती है, उनमें इचिंग होना शुरू हो जाती है, खारिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, मेनली 3, जो कि किसी भी बच्चे के अंदर हो सकती हैं, और जिनमें स्पेशली फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव। सही, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शफक, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत अच्छा लगा आपने आज हमें ज्वाइन किया। जो भी आपके सवाल है प्लीज जरूर पूछिएगा, डॉक्टर शफक जरूर जवाब देंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।